एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। थोड़ी सी व्यस्तता होने के कारण वीडियो नहीं आ पा रहे थे, तो आज से कंटिन्यू होंगे। यह प्रैक्टिस पेपर है और आप याद रखिएगा यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर है 2014 का। यह आया हुआ तीसरा पेपर है, तो आप याद रखेंगे और देखेंगे आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट से छोटी परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होते हैं। आप एक चीज़ कंफर्म करके चलिएगा। तो ध्यान दीजिए आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है। आज का पहला प्रश्न है, तो क, च, ट, ओ। तो व्यंजन पूछा जा रहा है। एक चीज़ आप याद रखेंगे, संयुक्त व्यंजन। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। और यह बना है आधा क प्लस य से, तो क्या हो गया है क्य। तो यह संयुक्त है, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे एक क आता है, पूछा जाता है आपसे जो है कि क आधा और प्लस ये मूर्धन्य से क्या बनता है, तो ये छ बनता है। ये भी संयुक्त व्यंजन में आता है, तो आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं च, यह द्वित्व व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, तो द्वित्व व्यंजन है। आप इसको भी याद रखेंगे, यह द्वित्व है, ठीक है। ये पूछा जाता है, तो यह कैसा है, तो यह द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि यहाँ पे च है और आधा च और पूरा च है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप च और प्लस च, तो यह क्या है, यह द्वित्व है, एक पे दूसरा है, ठीक है। अब यहाँ पे ट है, तो ट कैसा है, तो यह स्पर्श व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन है। ओ देख रहे हैं, ओ बोल के देखेंगे तो यह कंठोष्ठ है। कैसा है, कंठोष्ठ वर्ड है, याद रखेंगे, कंठोष्ठ वर्ड है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो डोंगरी, मणिपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। अच्छा प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। तो याद रखेंगे आप कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ी को जो है कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी डोगरी, मैथिली, मणिपुरी तीनों हैं, और ये तीनों हैं। टोटल भारत के संविधान में आप जानते हैं 22 भाषाओं को स्थान मिला है। 22 भाषाओं में जैसे आप याद रखेंगे असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बंगला, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। तो आपसे एक प्रश्न और बनता है कि कितने अनुच्छेद में हिंदी भाषा का जिक्र किया गया है। तो 344 देखेंगे आप, 344 से ए से इसके बाद देखेंगे 351 तक, ठीक है। टोटल 22 भाषाओं की सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है थर्ड, यहाँ पे थर्ड प्रश्न है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है ऋठडेव चरियु, ड़य चरियु, प्यम चरियु, भविष्यत कहा। ये प्रश्न है, तो ये प्रबंध रचना पूछी जा रही, तो बी होगा ड़य चरियु, ठीक है, याद रखेंगे। जसहर चरियु और प्यम चरियु, यहाँ पे ऋठडेव चरियु है, तो इनको भी आप रिवीजन के दौर पर याद रखेंगे। तो ये ऋठडेव चरियु जो है, यह किसकी रचना है, तो यह स्वयंभू की रचना है। और भविष्यत कहा किसकी है, तो यह धनपाल की है। किसकी है, धनपाल की रचना है। इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का। अच्छा प्रश्न है, ब्रह्मणेव म जाड़ंतहिम भेऊ एवं पढ़ियो ए उच्च बेऊ मिट्टी पाणी कुशलई पढ़त घर ही बसई अग्नि हुड़ंत। उक्त पंक्ति किस कवि की है। तो पंक्ति पढ़ के ही आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ आदिकाल की पंक्ति है। तो गोरखनाथ, रैदास, कबीरदास, ये दोनों लोग तो भक्ति काल की कवि हैं। अब आप बताएंगे कि यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति सरहपा की है। किसकी है, सरहपा की पंक्ति है। एक पंक्ति इनकी और पूछी जाती है, पंडित दसड़ सट्ट बखाड़े दे हैं बुद्ध वसंत न जाड़े, है ना, वो भी सरहपात की पंक्ति है। आगे चलेंगे। और एक तो गोरखनाथ की पंक्ति बहुत पूछी जाती है, जय जय पिंडे सोई ब्रह्मांडे। और रैदास की पंक्ति भी पूछी जाती है, बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंदोह नहीं त्यों ठाव।
कबीर की जानते हैं गुरु प्रसाद, जयदेव नामा भगत के प्रेमी इन्हीं के जाना। आगे चलेंगे, 5वां नंबर का प्रश्न है आज का। ये मुसलमान अनुयायी कबीर को किसका शिष्य मानते हैं? तो किसका मानते हैं? शेख तकी का कि मुइम चिश्ती का? अब आप बताएंगे 5 में, तो शेख तकी का मानते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो गया। जो इनकी, क्योंकि इनके 2 गुरु थे, एक तो रामानंद थे और दूसरा कौन थे? तो ये थे जो है कि शेख तकी। तो मुसलमान किसको मांगते हैं? तो शेख तकी को। और हिंदू किसको मानते हैं? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रामानंद को। किसको मानते हैं? रामानंद को। चलें आगे, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फोर्ड विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड मैकाले, जॉर्ज गियर्सन, फादर कामिल मुल्क, गिल क्राइस्ट। तो सबको पता है कि गिल क्राइस्ट के माध्यम से फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी भाषा की शुरुआत हुई थी। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यह कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 4 मई, कितने को? 4 मई 1800 ईस्वी को इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके प्रिंसिपल कौन थे? तो वेलेजली थे। कौन थे? वेलेजली थे। इनका पूरा नाम है मार्किवस वेलेजली। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, और ये गिल जो है कि गिल क्राइस्ट जो थे, इनकी जो है 19 ग्रंथ की रचना की गई है। तो कई इनकी रचनाएं हैं। कभी कभी पूछा जाता है, बहुत टफ प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य यश संशयात्मा किस कवि की रचना है? सुख वाजपेयी, कुंवर नारायण, यागेंद्रपति, उदय प्रकाश की? संशयात्मा, तो यह किसकी रचना है? तो यह ज्ञानेंद्र पति की रचना है और 2004 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? तो 2004 में। इनकी एक और रचना है, आँख हाथ बनते हुए और गंगा तट, जिसका प्रकाशन 2000 में हुआ है। और एक इनकी है आँख हाथ बनते हुए, यह है 1970 में इसका प्रकाशन हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अशोक वाजपेयी को, तो इनकी भी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। शहर अब भी संभावना, एक पतंग अनंत, अगर इतने से। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं। कुंवर नारायण का देखते हैं, आत्मजयी बार बार पूछा जाता है। 1965 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। मिलान वाले में अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं, तो आप इनको याद रखें। उदय प्रकाश को देखिएगा, इनकी एक रचना पूछी जाती, अबूतर कबूतर रात में हारमोनियम। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है 8 नंबर का, एकांकी में अन्वित अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? पात्र की, कार्य की, प्रकृति की, पताका की? 8 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो कार्य की गणना की जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? निर्वेद, व्रीड़ा, उन्माद और आहार। तो 9 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो भेद है आहार। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सा शब्द शक्ति होती है? ये बताना है आपको 10 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, तो जहाँ पे क्या होता है, याद रखेंगे, पूछा जा रहा है कि शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो तीनों होती है। ठीक है, अभिधा में लक्षणा और व्यंजना, तीनों शब्द शक्तियाँ वहाँ पे, सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो अव्यंजना होती है, क्योंकि क्या होता है, व्यंग्यार्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और अभिधा किसे कहते हैं? तो एक आप याद रखेंगे, अभिधा ऐसे कहते हैं जो सामान्य अर्थ में पढ़ते ही समान अर्थ समझ में आ जाए, वह अभिधा है। और लक्षणा, जो मतलब कि जैसे आप देखेंगे ना, इधर आपके छायावाद युग में जो कवि कह रहे हैं लक्षण के माध्यम से, जो है कि लक्षणों के माध्यम से कहते हैं ना, कह रहे हैं किसी और को किसी के माध्यम से, वह हो जाता है लक्षणा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द के साधारण अर्थ से उसका वास्तविक अभिप्राय प्रकट नहीं होता, अगर साहित्यिक भाषा में देखेंगे तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 11 नंबर का। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की कृति उर्वशी किस विधा की रचना है? गीति काव्य है, प्रगीत है, नाटक है, चंपू काव्य है? 11 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे यह चंपू काव्य है।
अगला प्रश्न है 12 नंबर का, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? दंडी, भामा, वामन, आनंद, वर्धक। 12 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा, तो सबसे पहले काव्य दोष की परिभाषा देने वाले वामन है। और वामन रीतिकाल के भी कवि माने जाते हैं। जब आप हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे आप देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का, पाए महावर दय को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीढ़त जाए। इन काम पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे पाँव में, नायिका के पाँव में नाई मीढ़ने वाली, जो पैर में रंग लगाने वाली होती है, वह रंग लगा रही है। तो पाए महावर दैन को नाइन बैठे आए, फिर जान महावरी एड़ी मीढ़त जाए। और पैर, नायिका का जो पैर है ना, इतना लाल है कि वो समझ नहीं पा रही कि हमने कलर लगा लिया है कि नहीं। वह बार बार इस प्रक्रिया में परेशान हो रही है। तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, शांतिप्रिय द्विवेदी, नंदू दुलारे वाजपेयी, मुकुटधर पांडे। 14 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे तो क्या होगा? तो ये होगा ए नंबर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी ने यथार्थवाद और छायावाद, रहस्यवाद का मंचन करके इन्होंने रचना किया हुआ है। तो यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, निबंध के निबंधकार हैं तो यह जयशंकर प्रसाद हैं। आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी है। कौन सी रचना है? तो यह जीवनी है। अब पूछा जाता है प्रश्न की किसने लिखा था, ये एक चीज़ आप बताना है आपको। तो 15 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे कि मिला तेज से तेज की जो जीवनी है, यह जीवनी है सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, और यह किसने लिखा है? तो सुधा ने लिखा है। किसने लिखा है? सुधा ने, सुधा चौहान ने लिखा है, जो इन्हीं की पुत्री थी सुभद्रा की। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे। और जीवनी विधा में अगर आप देखेंगे तो याद रखिएगा, जो बहुत बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे प्रेमचंद घर में है, यह किसने लिखा है? तो शिवरानी देवी ने लिखा है। ठीक है, यह नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा होगा 1944 ईस्वी में। अगला देखेंगे, कलम का सिपाही, यह 1962 ईस्वी में लिखा है अमृत राय ने, जो खुद उनके पुत्र थे। ठीक है, किसके? तो मुंशी प्रेमचंद के। आवारा मसीहा लिखे विष्णु प्रभाकर 1974 में। ब्योमकेश दरवेश किसने लिखा था? 2011 में विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। कि कुछ जीवनी है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? शांतिप्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंदू दुलारे वाजपेयी, देवराज। छायावाद का पतन 16 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा, तो यह लिखे हैं देवराज ने। नेक्स्ट, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरून परवेज, मंजूल भगत। एक पत्नी के नोट्स। 17 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा, तो कौन है? तो यह ममता कालिया की है। किसकी है? ममता कालिया की है, एक पत्नी के नोट्स। ठीक है, ममता कालिया। आप देखेंगे चित्रा मुदगल की कौन सी है? तो चित्रा मुदगल की एक जमीन अपनी और आवा। नेक्स्ट देखेंगे, मेहरून निशा परवेज, इन्होंने क्या लिखा है? तो आँखों की दहलीज, उनका घर। नेक्स्ट, मंजुल भगत का एक बहुत अच्छा पूछा जाता है, जो है कि गंजी और अनारो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह जलती झाड़ी, बीच में बहस, परिंदे, कब्बे और काला पानी। तो परिंदे है, यह कब था? तो यह 1960 ईस्वी में है। लतिका वाली कहानी है वही परिंदे। जलती झाड़ी का प्रकाशन 1983 ईस्वी में हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे बीच बहस, तो बीच बहस का जो प्रकाशन हुआ है 1973 ईस्वी में हुआ है। कब्बे और काला पानी, यह 1983 में है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का। ये रहा आपके समक्ष 19 नंबर का। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो नायक क्या करता है? भोगता है। क्या करता है? भोगता है। तो 19 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही होगा। आप देखेंगे श्री शंकुक का क्या है? तो इनका अनुमितिवाद है। किस क्या है? अनुमितिवाद है। अनुमितिवाद है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे भट्ट लोल्लट, तो भट्ट लोल्लट का है उत्पत्तिवाद।
इसके बाद देखेंगे अभिनव गुप्त, अ से इसमें अभिनव लगा है तो उसमें अभिव्यक्ति लगा है। एक चीज़ याद रखेंगे आप कि भट्ट लोल्लट का जो संप्रदाय है वो मीमांसा है। क्या है? मीमांसा। यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है, आप नोट कर लीजिएगा। श्री शंकुक का कौन सा संप्रदाय है? तो न्याय है। क्या है? ये न्यायिक होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे भट्ट नायक का, तो इनका सांख्य है। क्या है? सांख्य। और अभिनव गुप्त का क्या है? तो इनका शैव है। क्या है? शैव है इनका, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक, वाचिक, आहार या सात्विक? 20 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे। तो यह सात्विक अनुभाव है। कैसा अनुभाव है? सात्विक अनुभाव है। भरत मुनि 8 सात्विक भाव का उल्लेख किए हैं। कितने किए हैं? तो 8 हैं। अब आप इन्हें ढूंढ के नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक मात्र सर्वनाग है? राजश्री, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नायक, विशाख तक। 21 नंबर के प्रश्न में उत्तर दीजिएगा। तो स्कंदगुप्त नाटक का है। किसका है? स्कंदगुप्त नाटक का है। पूरा नाटक चैनल पे है, आप समय निकाल के जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? अंधा कुआं, चिंदियों की एक झालर, साच कहूँ तो, नेपथ्य राग। 22 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो चिंदियों की एक झालर। तो यह जो है कि स्त्री समस्या पे नहीं है, तो यह किस पे है? तो यह सामाजिक व्यवस्था पे है। किस पे है? सामाजिक व्यवस्था पे। अगला प्रश्न है अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? शांति मेहरोत्रा, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, मीराकांत। 23 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा, यह है मीराकांत। किसका है? मीराकांत। आपका डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप मृणाल पांडे। मृणाल पांडे का है जो राम रचि राखा। और आगे देखेंगे आप शांति मेहरोत्रा का है एक और दिन ठहरा हुआ पानी पूछा जाता है। त्रिपुरारी का तो यहाँ पे आपने कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो सबको पता है कि यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। 24 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, यह भगवती चरण गुप्त की पंक्ति है। क्लास 6 एनसीईआरटी में लगी हुई, गलती से मैंने कर दिया, सॉरी इसके लिए नवीन। और ये सभी आप देख रहे हैं, तो ये इसलिए प्रश्न थोड़ा टिपिकल बन जाता है क्योंकि आप जानते हैं ये सारे कवि जो है कि राष्ट्रीय चेतना से संबंधित हैं और इस सारी ओजस्वी कविता लिखने वाले हैं ना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे आंसर आपका होगा सी, भगवती चरण वर्मा। बाकी आपने पढ़ा होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी वाली रानी। और जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है ना, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, है ना। और कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो यह नवीन की पंक्ति है। और माखनलाल चतुर्वेदी भी चाह नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गूथा जाऊं। सुभद्रा कुमारी की तो पंक्ति आप सभी ने पढ़ा लिया होगा। आप चलेंगे 25 नंबर के प्रश्न की तरफ। बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी, काव्य पंक्ति किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सोना, त्रिलोचन शर्मा। तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह शर्मा की यहाँ पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का। ये रहा जनन अवधि हम रूप निहारल नयन न तीर पति भेल, यह काव्य पंक्ति के रचयिता है विद्यापति, हिंत हरिवंश, रसखान, मीराबाई। 26 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, यह पंक्ति है विद्यापति के, ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, मीराबाई की पंक्तियां जो पूछी जाती है ना, पगबांध घुघरू नाचिरे, और म्यारी गिरधर गोपाल दूसरा डाना कुआं। और हित जो है कि रसखान की पंक्ति पूछी जाती है कई बार, रहो कौं काहू मन ही दियो, ब्रज नवरून कदम मुकुटमणि श्याम आजू बनी। और आप देखेंगे जो है कि अब आप देखिएगा आगे नेक्स्ट प्रश्न, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या? इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल। 27 नंबर के प्रश्न में तो याद रखेंगे, यह दिनकर की पंक्ति है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है लोक वित्तानुकरणम नाट्य में
तन्मया कृतम। यह कथन किस आचार्य का है? भरत मुनि, अभिनवगुप्त, धनंजय और रामचंद्र गुणचंद्र। 28 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा, तो यह भरत मुनि की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो भरत मुनि की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है काव्य तु जायते, काव्य तु जायते जातु कायश्चित प्रभावित प्रतिभावतः। यह उक्ति किस आचार्य की? भामा, दंडी, उद्भट और मम्मट। 29 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा, तो यह भामा की पंक्ति है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि भामा किस शताब्दी के कवि हैं? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो 6वीं शताब्दी के हैं। ठीक है। और दंडी कब के हैं? तो दंडी 7वीं के शती के हैं। आपसे पूछा जाएगा मम्मट, तो मम्मट हैं 11वीं शती के। इनकी एक रचना है काव्य प्रकाश, बहुत बार पूछी जाती है। उद्भट, उद्भट कब है? तो ये 9वीं शताब्दी के हैं। इनकी ही भी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है काव्यालंकार सार संग्रह। सार संग्रह लगा होगा तो यह जो है कि उद्भट की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट आगे चलेंगे। 30 नंबर का प्रश्न है औचित्य रस सिद्ध्यस्त स्थिरम काव्यस जीवितम। यह उक्ति किस आचार्य की है? तो आनंदवर्धन, मम्मट, क्षेमेंद्र और विश्वनाथ। तो औचित्य संप्रदाय के जो है कि संप्रदाय को करने वाले, और इन्हीं का संप्रदाय है क्षेमेंद्र का औचित्य। तो औचित्य से आप क्षेमेंद्र को लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो है कि 31 नंबर का। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है कि पाश्चात्य आलोचक का मत है? तो एडिसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, मैथ्यू, अर्नाल्ड। अब आपको बताना है 31 नंबर के प्रश्न में, तो यह पंक्ति है कॉलरिज का। किसका है? कॉलरिज का। नेक्स्ट, और इनका कॉलरिज का जन्म पूछा जाता है तो 1772 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है। कई बार पूछा जाता है। इनकी पहली रचना पूछी जाती है, पहली कविता, तो गिरजे की घंटा है। कौन सी है? तो गिरजे की घंटे। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। उर्वशी है, उर्वशी 2 लोगों की है, इसे आप क्लियर करके रखिएगा। इनकी उर्वशी जो है 1909 में है। अगला देखेंगे वन मिलन है, आंसू 25 में, लहर 33 में। कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अनामिका है, परिमल है, गीतिका है महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा। कुछ इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं वर्मा जी की। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा 33 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? कौन सा प्रश्न है? तो श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। तो ये काव्य लिंग अलंकार श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का। इनमें से कौन सी ओकार बहुला नहीं है? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली और कनौजी। ये बताना है 34 नंबर के प्रश्न में। तो खड़ी बोली, खड़ी बोली ओकार बहुला नहीं है। ठीक है। आकार बहुला है, ओकार बहुला नहीं है, आकार बहुला है। ठीक है। और आप देखेंगे ओकार बहुला क्षेत्र में जो बोलियां आती हैं वो बुंदेली है। इसके बाद आप देखेंगे वह जो है कि बुंदेली बोली आती है ओकार बहुला में। इसके बाद आ जाएगी कन्नौजी आ जाएगी। इसके बाद आ जाएगी, ठीक है, एक बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है और दूसरी ब्रज भाषा आती है ओकार बहुला में। ठीक है। आकार बहुला में खड़ी बोली जो है कि नहीं आती। खड़ी बोली किस बोली में आती है? तो आकार बहुला में आती है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट, विज्ञान गीता किसकी आचार्य की रचना है? तो केशवदास की रचना है। केशवदास की रचना है। आप देखेंगे यह एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। ठीक है, पूछा जाता है प्रबंध काव्य है। और यह कब इसका प्रकाशन हुआ था? तो विज्ञान गीता का 1600, आप याद रखिएगा, 1601 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे भिखारीदास की कुछ बहुत पूर्ण रचनाएं हैं, जैसे छंदा रव है, काव्य निर्णय है, काव्य श्रृंगार किसका है? तो ये आप बताएंगे। ठीक है, काव्य श्रृंगार भी इन्हीं का है। सेनापति किस लिए जाने जाते हैं? तो यह ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है गीत गुंज किस
कवि की रचना है 36 नंबर के प्रश्न में, तो यह निराला की रचना है गीत गुंज। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं जैसे वीणा, पल्लव, गुंजन, जिसको मैंने ऊपर बता दिया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है। तो निराला जी की कुछ और रचनाएं हैं जैसे कुकुरमुंता है, अड़ीमा है। ठीक है। ये देखेंगे राम कुमार वर्मा की भी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो अंजलि है, अभिशाप, रूप राशि। महादेवी वर्मा सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा। ठीक है। चलिए, छाया नामक कहानी, छाया नामक एकांकी के लेखक हैं। तो छाया आपने कहानी पढ़ा होगा, है ना, आकाशदीप, छाया किसकी है। तो अब आप बताएंगे छाया नामक एकांकी किसकी है, तो यहाँ पे आप बताइएगा। तो यह किसका है 37 नंबर में, तो याद रखेंगे किसका है, तो सुदर्शन का है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे उपेंद्र नाथ अस्क भी हैं, तो इनकी कौन कौन से हैं, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत। ठीक। उदय शंकर भट्ट की भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे एक ही कब्र में 10,000 दुर्गा। अब दुर्गा सिर्फ पूछा जाएगा, अगर पूछा गया था जियासी प्रवक्ता में किसकी रचना है, तो उदय शंकर भट्ट की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे राजेंद्र यादव की कहानी है, तो कौन सी है, जहां लक्ष्मी कैद है। बहुत अच्छी कहानी है, एमपी जो है कि यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई कहानी है। ठीक है। चले, 38 नंबर के बाद अब देखेंगे आप 39 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। नागेंद्र, नंदुलाल वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। 39 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा नगेंद्र जी किए हैं साधारणीकरण की व्याख्या। चले, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, श्लेष अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। 2, 3, 4, 5 बताइए। 40 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा कि दो अलंकार कौन कौन से होते हैं। एक तो सभंग श्लेष होता है, सभंग श्लेष होता है, एक अभंग श्लेष होता है। क्या होता है, अभंग श्लेष होता है, सभंग और अभंग। चले, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रकाशन वर्ष के अनुसार वाले प्रश्न अब आपकी समझ आ चुके हैं। अब आपको बताना है कि प्रकाशन वर्ष का अलका, सबसे पहले याद रखेंगे उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो अलका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है, 1933 में इसका प्रकाशन हुआ है। शेखर एक जीवनी, तो आप याद रखेंगे यह भी अज्ञेय का है। किसका है, अज्ञेय का है। 1941 में, कहीं कहीं 40 भी दिया रहता है, याद रखिएगा इसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ है। एक जो है इसका प्रथम भाग, ठीक है, सिंह सेनापति का प्रकाशन बता देंगे आप सभी, तो 1942 ईस्वी में हुआ है। यह राहुल सांकृत्यायन का है। किसका है, राहुल सांकृत्यायन का, जिसे अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का क्रम बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे मैला परती परिकथा, दीर्घ तपा, पलटू राम रोड, मैला आंचल। 42 नंबर के प्रश्न में आप बताना है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा मैला आंचल, कितने आंचल मैले हुए थे, तो 54 आंचल मैले हुए थे 1954 में। इसके बाद देखेंगे परती परिकथा का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ है। एक चीज़ और याद रखिएगा, मैला आंचल इनका प्रथम जो है आंचलिक उपन्यास था। बाकी ये तो इनकी कहानियां भी कुछ ऐसी ही रहती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को लिए हुए। दीर्घ तपा का प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ है। पलटू बाबू रोड, ये 1979 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार जयशंकर प्रसाद की, अभी आपने पूछा वहाँ पे आधी किसका एकांकी है, तो ये देखो आधी कहानी भी आ गई। आ का प्रति। ठीक है। अब एक ट्रिक के माध्यम से आप बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो सबसे पहले रहेगा, आप सभी को पता है, यहाँ पे हम प्रकाशन वर्ष देखेंगे, इसके बाद देखेंगे आगे प्रतिध्वनि का जो प्रकाशन हुआ है वह हुआ है 1926 ईस्वी में। इसके बाद आकाशदीप आ जाएगा, आकाशदीप का है 1928 ईस्वी में। आधी का कब हो जाएगा, तो 1931 ईस्वी में। इंद्रजाल 1936 ईस्वी में। तो मैंने एक ट्रिक बनाए रखा था, आप भी पढ़ लीजिए। आ का प्रतिध्वनि, ठीक है, आ का प्रतिध्वनि सबसे पहले हो जाएगा आकाशदीप, उसके बाद हो जाएगा प्रतिध्वनि।
आ का प्रतिध्वनि। तो यहाँ पे आप देखेंगे आ का प्रतिध्वनि, ठीक। तो यहाँ पे ये ट्रिक हो जाएगा आ का प्रति। तो यहाँ से इस हिसाब से आपका जो आंसर सही होगा वह सही होगा प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि आकाशदीप, ये तो बिल्कुल ऑप्शन ही उल्टा बना दिया है। सबसे पहले देखेंगे प्रतिध्वनि है 1926 में, इसके बाद 28 में आकाशदीप, इसके बाद आधी है 31 में। कब है? तो आधी 31 में है, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा आपका 36 इंद्रजाल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप मिला लीजिएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, प्रति। नेक्स्ट देखेंगे आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। मैंने प्रकाशन वर्ष बना दिया है, आप बकायदे लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। सीढ़ियों पर सबसे पहले देखेंगे इतिहास तिमिर नाशक और साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप, शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, सारी रचनाएं आप पढ़े होंगे, बस आपको प्रकाशन काल के हिसाब से सेट करना है। तो सबसे पहले आएगा इतिहास, इतिहास तिमिर नाशक। यहाँ पे देख रहे हैं ये सी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, इतिहास तिमिर नाशक, जिसका प्रकाशन कब हुआ है ये बताएंगे आप, तो याद रखिएगा। सबसे पहले इतिहास तिमिरनाशक है और इसके लेखक हैं राजा शिव प्रसाद हिंद, सितारे हिंद इनके उपाधि है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त। इसके बाद देखेंगे साहित्य देवता, यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं बहुत बार पूछी जाती है, सिंगल भी पूछा जाता है। सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप किसका है? तो रघुवीर सहाय का, आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 45 नंबर का, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम। आप बताएंगे कौन सा अनुक्रम सही है। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे भारतेंदु युग, इसके बाद भाषा साहित्य और सांस्कृतिक परंपरा का मूल्यांकन बड़े भाई। तो याद रखेंगे भारतेंदु युग 1943 है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा था भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे परंपरा का मूल्यांकन 1981 में। कब है? 1981 में। बड़े भाई, इनका प्रकाशन हुआ है 1985 में। बड़े भाई साहब एक कहानी भी है ना, तो आप याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे देखेंगे 46 नंबर का प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। कैसे भाषा की जो है कि भाषा का निर्माण हुआ है? तो सबसे पहले ध्वनि है, फिर शब्द है, फिर पद है, फिर वाक्य। आपका डी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले कोई भी बच्चा शुरू करता है तो आ ऊ फू फा ऐसे करके पढ़ता है ना, तो सबसे पहले ध्वनि निकलता है, फिर धीरे धीरे पा पा शब्द बनाता है, इसके बाद पद बनाने लगते हैं, यहाँ आओ वहाँ जाओ ऐसे करके बच्चे बोलते हैं। छोटे बच्चे हुए होंगे तो भाषा निर्माण की इकाई आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित ध्वनियों का सही अनुक्रम है। कंठ से लेके तो सबसे पहले आपको बताना होगा, कंठ होगा, फिर तालु होगा, वत्स होगा, दंत होगा और ओट्स होगा। कंठ से अकु विसर्जनीय नाम कंठा, लितुलेशा नाम तालु। इसके बाद आप देखेंगे वत्स से आता है स्वर ल न। दंत, दंत में त थ द ध न ओष्ट प फ ब, ये सारी लाइनें इसमें आती रहती हैं, तो आप बोल के भी प्रश्न को सही कर सकते हैं। देख रहे हैं कैसे टीजीटी जीटी में जो है कि प्रश्न रिपीट होता है, और रिवीजन करने से यही सब फायदे हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम। तो कौन सी लिपि पहले आएगी यही आपको बताना है, ठीक है। 48 नंबर का प्रश्न है, सबसे पहले आएगी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि आएगी? ब्राह्मी लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर देवनागरी लिपि। सी ऑप्शन आपका सही होगा, याद करके रखिएगा क्योंकि यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे जो है कि भीष्म साहनी के नाटकों का सही क्रम बताना है। तो एक ट्रिक है हाँ मामू, हाँ मामू, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हानुस, इसके बाद माँ से माधवी, इसके बाद मुआवजा आलमगीर, हाँ मामू आलमगीर। 49 नंबर के प्रश्न में ये बी ऑप्शन सही होगा। मैंने ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न को सही करने का कार्य किया है। हानुस का प्रकाशन वर्ष नोट कर लीजिएगा, 1977 है। मामू,
मामू, मू का मतलब कि माधवी का 1985 है, कब है। इसके बाद आएगा मुआवजे, मुआवजे का कब है तो 1993 ईस्वी है। आलमगीर, आलमगीर का प्रकाशन है 1999 ईस्वी, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 50 नंबर का। यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार विष्णु प्रभाकर के नाटकों का सही अनुक्रम, तो ये बताना है विष्णु प्रभाकर के नाटकों। सबसे पहले नीचे से ही देखेंगे डॉक्टर, डॉक्टर का प्रकाशन कब हुआ है 1958 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी में। फिर टूटते परिवेश 1974 ईस्वी। कहीं कहीं इसका प्रकाशन 75 भी दिया होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे युगे युगे हो गया, जो है कि टूटते परिवेश भी हो गया। अब आपको देखना है सत्ता के आर पार, तो 1981 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। आपने देख लिया विष्णु प्रभाकर, वही विष्णु प्रभाकर जिन्होंने शरत चंद्र की जीवनी लिखी हुई है ना। यही यूपीएचएससी में पूछा गया था, शरत चंद्र की जीवनी लिखने में विष्णु प्रभाकर को कितने वर्ष लगे थे, तो 14 वर्ष लगे थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, जन्मकाल के अनुसार लिखित कवियों का जन्मकाल। अगर आप साहित्य पढ़े होंगे तो भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत इजी होगा। रघुवीर सहाय, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, इन्हीं सबका क्रम से घूम घूम के आया हुआ है। तो आप सबसे पहले देखेंगे केदारनाथ अग्रवाल, तो इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में, जब अज्ञे का हुआ था। एक बार पूछा गया था कि 2011 कितने लोगों की शताब्दी वर्ष है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल के बाद त्रिलोचन आते हैं, इनका 1917 ईस्वी है। धर्मवीर भारती, इनका भी आप याद रखेंगे 1926 ईस्वी में है। इसके बाद है रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय का 1929 ईस्वी है। क्या है 1929 ईस्वी, ए ऑप्शन आपका सही होगा। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। इनका एक बहुत प्रसिद्ध है ना, हंसो हंसो जल्दी हंसो, 1975 में इसका प्रकाशन हुआ था, हंसो हंसो जल्दी हंसो। अगला प्रश्न है 52 नंबर का। यहाँ पे आपको बताना है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि क्या होगा, तो यहाँ पे 52 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले देखेंगे अयोध्या सिंह हरिऔध का जन्म कब हुआ था, तो 1865 में हुआ है। इसके बाद देखेंगे मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ है 1886 ईस्वी में हुआ है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, नवीन जी का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। इसके पहले आएंगे माखनलाल चतुर्वेदी, तो यहाँ पे देखिए मैथिली शरण गुप्त का हो गया। इसके बाद देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था ये बताना है। आपने देखा हरिऔध जी का जन्म 1865 और इनका मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आएंगे बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ये नवीन जी का जन्म कब हुआ था, तो 1897 ईस्वी हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है कि रचनाओं का सही अनुक्रम। सबसे पहले आएगा मधुशाला और मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। मधुशाला जहाँ पे मधु पी जाती है, और मधुबाला जिसके नशे में पिया जाता है, और मधुकलश और जिसमें मधु पी जाती है। इसके बाद रात होगी और निशा निमंत्रण होगा, ठीक है। ऐसे आप भी ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी में हुआ है। और मधुबाला, मधुबाला का प्रकाशन कब हुआ है, तो 35 के बाद 36 में हुआ है, ठीक है, इसे सीधा 36 लिखो। इसके बाद कलश इसका 37 ईस्वी में हुआ है। निशा निमंत्रण आ गया तो यह 38 में है, कब है 38 में है। तो 35, 36, 37 और 38 आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार, जन्मकाल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे किसका जन्म पहले हुआ है 54 नंबर के प्रश्न में, तो श्रीधर पाठक, पाठक जी का जन्म कब हुआ था, तो 1859 ईस्वी में हुआ। इसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर जी आएंगे, इनका हुआ है 1866 ईस्वी में। राम नरेश त्रिपाठी जिसके आपने ऊपर भी देख लिया था ना, त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। इसके बाद आ जाएगा मुकुटधर, देखेंगे मुकुटधर पांडे,
तो मुकुंदन पांडे का जन्म 1895 ईस्वी में हुआ है। आपका ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। अब देखेंगे यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है। तो ये भी प्रश्न आते रहते हैं। जो है कि सबसे लास्ट में सुंदरदास आएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं सुंदरदास 3 जगह है, तो सिर्फ बी ऑप्शन कटेगा आपका। अब आपको बताना है 55 नंबर में। सबसे पहले देखेंगे गुरु नानक, इसके बाद दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। तो गुरु नानक का जन्म सबको पता है, इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ है। और जो है गुरु नानक का। अब आएंगे दादू जी, इनका जन्म हुआ है 1544 में। मलुकदास का जन्म हुआ है 1574 ईस्वी में। सुंदरदास आएंगे, इनका जन्म हुआ है 1596 ईस्वी में। कब है? 1596 में। तो सबसे अंतिम में सुंदरदास आएंगे। आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर का। यहाँ से भी प्रश्न यूजीसी में दोहराता है, और आप अब सभी परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न आने लगे हैं। 56 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको बताना क्या है, ये ही बताना है, ठीक है। चलिए 56 नंबर का प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। तो बात तो बिल्कुल सही है। अब बताना है क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे ए सही और आर गलत है। सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक बंधन में बंधता नहीं है, तो समाज को नियमों को भी तोड़ने का कार्य हो रहा है, ठीक है। चलिए 57 नंबर का प्रश्न है, ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का माध्यम धर्म है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है। 57 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे। तो आपको बताना है, तो बात तो दोनों एक सही है पहले, क्योंकि साध्य और साधन का एकीकरण साधनों के माध्यम से होता है। ए ऑप्शन सही होगा, दोनों चीज़ें सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए कारण करुणा का प्रसार आवश्यक है। तर्क है क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, इसलिए उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। 58 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा पढ़ के समझ के आप उत्तर देंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको निबंध को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और साहित्य को, तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। देखिए, साहित्य का इतिहास कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेख जोख के नाम नहीं है। तर्क है क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन से सारभूत रस का प्रवाह होता है। तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर का। जाति देखेंगे, जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक स्तरों में बांटा। बिल्कुल सही, क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। तो क्या ये बात सही है? तर्क आप बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो ए सही और आर गलत है, ठीक है। ये गलत है और ये सही है। आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे 61 नंबर का। काव्य विद्या है और कला उपविद्या, इसलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। 61 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। और तर्क है क्योंकि कला कौशल और शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है, जिसमें सत और असत का विवेक है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। 61 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए ये रहा 62 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। नाटक शुद्ध साहित्य है, जबकि जिसकी आलोचना काव्यालोचना के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। तर्क है, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं, यह केवल नट की क्रिया है। 62 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे। तो ए सही और आर गलत है, क्योंकि सिर्फ यह नट की प्रक्रिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। साहित्य भी है, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की प्रक्रिया है। तो यह तर्क इसका गलत है। 63 नंबर का प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्मसंतोष के लिए करता है। क्या ऐसा है? आप बताएंगे। तो ए सही और आर गलत है, यह तर्क इसका गलत है और कथन इसका सही है। आपका ए ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर का प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा।
मनुष्य की रागात्म मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्तियों से सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। तर्क है क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता का स्वीकार नहीं करता। तो ऐसा क्या है 64 नंबर के प्रश्न में बताएंगे। तो आप याद रखिएगा, आपका जो है कि रागात्मक को स्वीकार करता है, भाई ऐसा नहीं है स्वीकार नहीं करता है, तो ये गलत और ये सही है। आपका ए ऑप्शन सही होगा, ए सही और आर गलत है। पढ़िएगा फिर से प्रश्न को। साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज की बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। 65 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे, तो बताइएगा क्या सही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे साहित्य में व्यक्तिवाद चेतना समाज को बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है क्योंकि व्यक्तिवाद से किसी एक व्यक्ति के विशेष से यदि आप कोई चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि साहित्य का काम होता है समाज के सामने साहित्य समाज का दर्पण होता है, जो सच्चाई है वही आना है, कि ये नहीं किसी एक की समस्या, सबकी समस्या होगी तो वही साहित्य बनेगा ना। 65 अगर आप रामचंद्र शुक्ल के जनता की चित्रवृत्ति को ध्यान रखे होंगे तो साहित्य का यहाँ पे आप अच्छे से डिफाइन कर जाएंगे। अवरुद्ध करती है, तर्क है क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। 65 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, दोनों चीजें सही है, आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 66 नंबर का मिलान वाला प्रश्न है। देखेंगे आप, उपन्यास को उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे बताना है भाग्यवती नूतन ब्रह्मचारी किसका है, तो ये बताइएगा। 66 नंबर के प्रश्न में आप सभी उत्तर देंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि नूतन ब्रह्मचारी किसका है, तो यह बालकृष्ण भट्ट जी का है। ये यहाँ पे सॉरी मैंने ऊपर से मिला दिया, देखिए नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है, मतलब डी में दूसरा। ठीक है, यहाँ पे डी में दूसरा, पहला ही सही हो रहा है। ठीक है, आप मिलाइए पहले। सबसे पहले वामा शिक्षक किसका है, तो ईश्वरी प्रसाद जी का है वामा शिक्षक। भाग्यवती किसका है, तो भाग्यवती है श्रद्धाराम फैलोरी का। किसका है, श्रद्धाराम फैलोरी का। 3 नंबर निस्सहाय हिंदू, यह है राधा कृष्ण दास जी का। 1 नंबर। तो 5 3 1 यही आपका ए ऑप्शन आपका सही हो रहा है, मिला लीजिएगा। चलिए अब मिलन करना है प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे अमृत राय। अमृत राय जो है ये प्रेमा है इसकी, और अमृत राय का जो प्रेमा है उपन्यास, इसका प्रकाशन कब हुआ है, तो 1907 ईस्वी में हुआ है। देखेंगे कृष्णचंद्र किसका है, तो यह जो है कि सेवा सदन का है। किसका है, सेवा सदन का है। 2 नंबर और ये 3 नंबर। अब देखेंगे ज्ञान सेवक किसका है, तो रंगभूमि का है। किसका है, रंगभूमि, जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ पे उदय भानु किसका है, ये बताना है। तो सबको पता है यह निर्मला का पात्र है, जिसमें उदय भानु, निर्मला, मुंशी सभी हैं। ठीक है, तो ये 1 नंबर। तो 3 2 5 1 ये ऑप्शन आपका सही हुआ, ध्यान दीजिएगा। 3 2 5 1 आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको मिलाना है रचना और उनकी रचनाओं को आप याद रखेंगे। यहाँ पे मिलाइए सभी लोग। ये रहा आपका 68 नंबर का प्रश्न है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी क्रिटिसिज्म, इसका प्रकाशन हुआ है 1924 ईस्वी में। तो 2 नंबर। आप द फिलासफी ऑफ रिटारिक, बी में द फिलासफी ऑफ रिटारिक, तो ये बताएंगे आप इसका प्रकाशन कब हुआ है, तो 1936 ईस्वी में हुआ है। 5 साइंस एंड पोएट्री, साइंस एंड पोएट्री का जो प्रकाशन हुआ है 1926 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1926। 4 में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का जो प्रकाशन हुआ है वह है 1929 ईस्वी में। ठीक है, ये रहा 1929 ईस्वी। 3 तो 2 5 4 3 यही आपका आंसर होगा, ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 2 5 4 3 ये मिलाएंगे आप 69 नंबर के प्रश्न में, आपको मिलान करना है। पाश्चात्य सिद्धांत को उनके पुस्तकों के साथ मिलाना है। रागात्मक भाषा किसकी है, तो ये बताएंगे आप, यह है द मीनिंग ऑफ मीनिंग की। 3 नंबर। परंपरा और व्यक्ति की प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि। क्या होता है, बुद्धि। द सैक्रेड वुड,
ये देखेंगे द सेक्रेड वुड। कल्पना का सिद्धांत किसका है? तो ये है बायोग्राफिया लिटरेरिया का है। कल्पना का सिद्धांत 2 नंबर। अनुकरण सिद्धांत किसका है? तो अनुकरण सिद्धांत है अरस्तु का, पेरीपोएटिक्स। ठीक है, ये 5 नंबर। तो 3 1 2 5, 3 1 2 5, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर का, मिलान करना है। भरत मुनि का क्या है? रस है। और देखेंगे आनंदवर्धन का ध्वनि है। सबसे पहले आप बताएंगे दंडी का क्या है? तो अलंकार है। 4 नंबर। वामन का क्या है? तो रीति है। ठीक है, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 71 नंबर का, आपको मिलान करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो आता है उसी को मिलाइए। देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व है 1 नंबर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का क्या है? ये बताना है आपको। अब रामधारी दिनकर का बताना है। तो जो आता है ऐसे प्रश्न हल करते समय आप उन्हीं को सबसे पहले क्लिक कीजिए, है ना। तो आपको बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो प्रश्न होने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। ये देखो 2 कट गए, एक है डी का पहला सही है। अब आगे मिलाएंगे तभी एक प्रश्न और करिएगा, एक बार और मिलाइए तभी यह प्रश्न क्लियर होगा। 71 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? रामधारी सिंह दिनकर का है रेती का फूल, ये 5 नंबर। बी में 5 कहाँ है? ये देखो यहाँ है। प्रश्न यहीं पे सही हो गया, आपका ए ऑप्शन सही हो गया। आप देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है, तो ये है आल बाल। अब आप देखेंगे प्रभाकर कन्हैया प्रभाकर जी का क्या है? कन्हैया मिश्र प्रभाकर, माटी हो गई सोना। 3 नंबर ए में तीसरा, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप याद रखेंगे निम्नलिखित कृतियों को, उनको भी मिलान करना है। और संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। कौन सी कृति है? तो संस्मरणात्मक कृति है। यहाँ पे 72 नंबर का यहाँ प्रश्न है। कौन सा नंबर का प्रश्न है? तो 72 नंबर का ये प्रश्न है, बताना है। अब मिलान करना है। अच्छे दिन पाछे, आछे दिन पाछे गए। ठीक है, नंगा तलाई का गांव, आंगन के बंदर नाव, वंदनवार और वे देवता नहीं है। 72 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले मिलाएंगे आछे के दिन, आछे दिन पाछे गए 2004 में प्रकाशित हुआ था। यह काशीनाथ सिंह का है। किसका है? काशीनाथ सिंह का। 2 ऑप्शन। नंगा तलाई 2004 में विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का। 4 नंबर। आंगन के बंदरवार है विवेकी राय जी का। किसका है? ये विवेकी राय का। 5 नंबर। वे देवता नहीं है राजेंद्र यादव जी का है। 1 नंबर। तो 2 4 5 1 यही आंसर होगा। 2 4 5 1 ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला मिलान करने वाला ही है। 74 नंबर का प्रश्न है, ध्यान देंगे यहाँ पे। 73 नंबर का यात्रा वृत्तांत उनके साथ मिलाना है। तो चीरो पर चांदनी निर्मल वर्मा 2 नंबर। राह और देखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी जी का और राहुल संकीर्त्यायन का। 73 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा। तो आछे जो है यहाँ पे देखेंगे आप, तो राहुल संकीर्त्यायन का है मेरी तिब्बत यात्रा। 3 नंबर। और देखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी जी की क्या है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का पैरों में पंख बांध कर, ये यहाँ पे 4 नंबर। मोहन राकेश का क्या है? तो मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान। 1 नंबर। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 3 4 1 2 ऑप्शन सही होगा। 3 4 1 2 यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप याद रखेंगे। ये रहा 74 नंबर का प्रश्न है। लिखित कहानी उनके लेखकों के साथ सुमेलित। 11 वर्ष का समय किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। एक टुकड़ी भर मिट्टी माधवराम सप्रे जी की है। तो सबसे पहले देखेंगे 4 किसमें सही है, और इसके बाद देखेंगे सी में पहला किसमें सही है। तो सी में ये देख रहे हैं पहला सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। देखिए अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखेंगे। काव्य संग्रह उनके साथ कवियों के साथ सुमेलित करना है। चाँद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध। तो यहाँ पे देखेंगे सी में दूसरा, तो यहाँ पे सी में दूसरा एक ही ऑप्शन क्लिक करने पे ये आपका प्रश्न सही हो गया। लेकिन हम परीक्षा में तो है नहीं, और आज का अंतिम प्रश्न है। तो आपको देखना है रघुवीर सहाय का क्या है? रघुवीर सहाय जी का, रघुवीर सहाय का है याद रखेंगे, ध्यान दीजिए
यहाँ पे आत्महत्या के विरुद्ध किसका है? तो रघुवीर सहाय का 4 नंबर। आगे देखेंगे आप कुंवर नारायण का क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे हाशिए का कुंवर नारायण का हाशिए का गवाह किसका है? तो यह कुंवर नारायण का। गजानन माधव मुक्ति विरोध का आपने मिला लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे स्वप्न भंग किसका है, ये बता दीजिए आप सभी। प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो प्रभाकर माचवे का है। तो आपने देखा सी ऑप्शन आपका सही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। यह कोई नया नहीं है, ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आए हुए हैं। आप प्रैक्टिस के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। धन्यवाद।